देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी। हैरान करने वाला एक मामला सामने आता है, हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं। कॉल फॉर जस्टिस नाम की संस्था, फिर से सुनिए, कॉल फॉर जस्टिस नाम की संस्था की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर देश को हिला देने वाले खुलासे किए हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे हिंदुओं को दबाया जाता है, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए कैसे कैसे प्रपंच रचे जाते हैं, इन सब का खुलासा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की यह रिपोर्ट करती है। आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ, क्योंकि इस रिपोर्ट में एक दो पन्ने नहीं है, 64 पन्ने हैं और 64 पन्ने की यह रिपोर्ट आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी, आपको अंदर तक झकझोर देगी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, करना चाहेंगे लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे कि देश की राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में यह सब हो रहा है और यह सब सालों से चला आ रहा है, सालों से। आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ना जाने कितनी ही मासूम इन सब साजिशों के शिकार बने होंगे। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी पर हैरान करने वाली एक रिपोर्ट आई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जामिया यूनिवर्सिटी पर हैरान करने वाली एक रिपोर्ट आई है। न भारत पर देश को हिला देने वाली रिपोर्ट, जामिया से देश को चौंका देने वाली रिपोर्ट, हिंदुओं के धर्मांतरण पर सन्न कर देने वाला खुलासा, यूनिवर्सिटी में हिंदुओं पर अत्याचार का खुलासा। और फिर से सुनिए, कॉल फॉर जस्टिस, ये एक एनजीओ है कॉल फॉर जस्टिस, जिसने हैरान करने वाले दावे किए, एक ऐसे दावे जो देश की आंखें खोल देंगे। जामिया पर हैरान करने वाली ये रिपोर्ट कॉल फॉर जस्टिस नाम के एनजीओ ने ये दावे किए हैं और इन दावों को बकायदा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश भी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जामिया से देश को झकझोर देने वाली रिपोर्ट। और इसमें बताया जाएगा कि कैसे वहां लोगों को परेशान किया जाता है, कैसे वहां धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है, कैसे वहां गैर हिंदुओं पर उनको प्रेशर में डाला जाता है। यह सब इस रिपोर्ट में बताया जाएगा। 64 पन्नों की रिपोर्ट है, 64 पन्नों की यह रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। न भारत पर, टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर जामिया से पहली गवाही, न भारत पर जामिया से पहली गवाही, यूनिवर्सिटी की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की एक गवाही, वो हम आपको बताएंगे। महिला प्रोफेसर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया। यह बड़ी और अहम खबर, ध्यान से सुनिएगा। महिला प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की गवाही, और उस प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा है कि मुझ पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जाता था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया गया। साजिशें रची गई, उस पर मुसलमान बनने का भयंकर दबाव था। उसकी तरफ से बताया गया, प्रोफेसर की तरफ से, कि उनके साथ मुस्लिम स्टाफ दुर्व्यवहार करता था, ताना मारता था, भेदभाव करता था, बदतमीजी क्लर्क की तरफ से की जाती थी। और उसके बाद यह भी बताया कि मुझे रखेल बनने का प्रेशर बनाया जाता था वहां पर। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की रिपोर्ट दी गई है। और यह वो देखिए CW1, और बकायदा इस रिपोर्ट में यह बताया गया है नॉन मुस्लिम टीचर फैकल्टी जामिया मिलिया इस्लामिया की, जिन्होंने इसका गवाह दिया, इसकी गवाही दी और सारी जानकारी यहां पर दी गई है। तो जामिया की हिंदू महिला प्रोफेसर ने जो खुलासा किया वो बेहद हैरान करने वाला था। वो चलिए अब आपको यहां पर बताते हैं, क्योंकि मैं हिंदू थी, ये बताया गया। उसने क्या कहा यहां पर देखिए, पहली गवाही। देखिए ये शब्द यहां पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बकायदा रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि मुझे रखेल बनाने की साजिशें की गई। सोर्स एनजीओ कॉल फॉर जस्टिस, मुझे मुसलमान बनाने के प्रपंच रचे गए, यह भी कहा गया। और इतना ही नहीं, प्रमोशन के लिए प्रमोशन तक नहीं दिया गया समय पर,
प्रमोशन के लिए मुस्लिम बनना जरूरी था। धर्मांतरण की बात कही जा रही थी। प्रमोशन के लिए मुस्लिम क्लर्क जो था वो गंदे और अश्लील कमेंट करता था और ये चौंक गई थी कि एक क्लर्क एक एसोसिएट प्रोफेसर से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है। इसकी शिकायत भी की गई। मुस्लिम क्लर्क ने कई बार बेइज्जती की। सीनियर मेंबर भी मुझसे मुसलमान बनने को कहते थे। जब ये वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाती थी तो इनको मुसलमान बनाने को कहते थे। वो इस्लाम धर्म कबूल करने की बात कहते थे। तो जामिया में एक और हैरान करने वाली गवाही, और ये गवाही एक फैकल्टी मेंबर की है। आपको एक एक करके बताते चलेंगे। ये जो गवाही है ये एक फैकल्टी मेंबर की है और रिपोर्ट में इस फैकल्टी मेंबर ने कई हैरान करने वाले दावे किए। उन्होंने ये तक कह दिया कि जामिया की हवा ही एंटी नॉन मुस्लिम है। उन्हें हिंदू होने की वजह से केबिन, फर्नीचर जैसी कोई सुविधा नहीं दी गई। उन्हें बार बार काफिर कहा जाता था। यह बाकायदा उन्होंने कहा कि सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया। लड़ाई की, FIR हुई, 6 महीने बाद केबिन मिला। चलिए एक और बड़ी खबर, नव भारत पर जामिया की दूसरी गवाही, वो हम आपको बताते हैं और कहते हैं कि जामिया की हवा ही एंटी नॉन मुस्लिम है और हिंदू दलित हूं इसीलिए प्रताड़ित किया गया, यह भी कहा। काफिर कहकर कहा जाता था। तो यहां पर आप सोचिए कि क्या क्या किया जाता था। तो जामिया में दलित हिंदू फैकल्टी के साथ जो कुछ भी हुआ, चलिए वो हम आपको यहां पर बता देते ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। क्या कहा गया यहां पर कहा गया कि जामिया की जो हवा है वो एंटी नॉन मुस्लिम है। ये देखिए फिर बता रहे सोर्स NGO कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से जो रिपोर्ट 64 पन्नों की, उसमें कहा गया हिंदू होने की वजह से कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। मुझे केबिन लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, बाकायदा जिक्र है। FIR तक बात पहुंची थी। 6 महीने बाद केबिन मिला। मुझे प्रोफेसर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। काफिर कहकर मुझे लिस्ट से बाहर किया गया अनऑफिशियली। काफिर कहकर कि ये केबिन काफिर को कैसे मिला, ये बाकायदा इसमें लिखा गया है और इस बात का जिक्र हुआ। 6 महीने बाद ये केबिन मिला था और वो जब तिलक लगाकर या फिर कलावा पहनती थी तो वहां पर जो बाकी के जो मुस्लिम प्रोफेसर थे या फिर कर्मचारी थे वो कहते थे ये सब तो पाखंड है, ये क्या करते हो आप। और एक हिंदू महिला से कहा जाता था कि आप नमाज पढ़ने के लिए चलिए हमारे साथ, नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि हमें कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। जब पेपर सेट करने होते थे, जब प्रश्न पत्र बनाने होते थे तो उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। उनकी जगह किसी और को चुना जाता था और यह लगातार हो रहा था। और चलिए अब तीसरी गवाही आपको बताते हैं। तीसरी गवाही, और यह व्यक्ति कभी जामिया में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। और जब आप ये सुनेंगे ये गवाही तो आपको अंदर तक ये गवाही हिला देगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन पर मुसलमान बनने का दबाव डाला गया। नव भारत पर जामिया से तीसरी गवाही, एक्स सुरक्षा कर्मी के सन्न करने वाले दावे हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्स गार्ड यहां पर कहता है कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया, मेरे पूरे परिवार को मुसलमान बना दिया, पूरे परिवार को मुसलमान बना दिया। इनकी बेटी की मुसलमान से शादी करा दी गई। FFC यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में पूर्व सुरक्षा कर्मी ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। और ये देखिए शुरुआत है, ये शुरुआत है। अभी और भी कई सारे दावे किए गए हैं। जामिया के एक्स सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कुछ कहा, चलिए वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। ये जो तीसरी गवाही थी, अब इसमें आप ऐसे समझिए, यहां पर कहा गया कि मैं 1989 में जामिया में सुरक्षा कर्मी की नौकरी कर रहा था 1989 में। 2004 में मुझे पूरे परिवार के साथ धर्म बदलने को कहा गया। यह 9वीं गवाही है, वो हम आपको बता रहे, धीरे धीरे और भी बताएंगे। मेरी बेटी की शादी मुस्लिम युवक से कराने के लिए कहा गया। यह एक्स सुरक्षा कर्मी कहता है, पूर्व सुरक्षा कर्मी। हिंदू धर्म छोड़ने से इनकार किया तो फिर धमकियां मिलने लगी। जामिया में भी सब हो रहा था। जन्माष्टमी के दिन ड्यूटी पर बुलाकर रेप केस में फंसा दिया सुरक्षा कर्मी को। जन्माष्टमी के दिन बुलाया जब सब लोग त्योहार मनाते हैं, पूजा करते हैं। मुझे जेल भेज दिया। ट्रायल कोर्ट ने दोषी भी ठहराया।
मैं जेल में था, मेरे परिवार के साथ गहरी साजिश हुई, मेरी पत्नी, बेटी और बेटे को मुसलमान बना दिया गया। पत्नी, बेटी, बेटा मुसलमान बन गए। मेरी पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, यह भी गवाही में कहा गया। आगे कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी भी एक मुसलमान से करवा दी, यानी पूरा परिवार मुसलमान बना दिया गया। मैं हाई कोर्ट में रेप के केस में दोष मुक्त साबित हुआ। देखिए, ट्रायल कोर्ट में दोषी ठहराया और हाई कोर्ट में दोष मुक्त साबित हुआ। बरी होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने बहाल नहीं किया। मैं गैर मुस्लिम था, इसलिए मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। यह गवाही एक पूर्व सुरक्षा कर्मी ने दी है। अब जांच कमेटी, देखिए, अब यहां पर इस बात को आप समझिए कि ये जो जांच कमेटी बिठाई गई, इस जांच कमेटी का यहां पर मकसद क्या था? तो धर्मांतरण पीड़ितों की परेशानियों की जांच करना, यहां पर जो बहुत से मामले आए थे उसके साथ ही हिंदू छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट आना, सिर्फ छात्री नहीं, स्टाफ की भी, हिंदू छात्र और स्टाफ की संख्या में लगातार गिरावट आना, यह पता लगा रहे इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मतलब। जामिया के अधिकारियों की भूमिका और काम की जांच करना, जो आरोप लग रहे थे उसकी भी जांच करना था। यूनिवर्सिटी में माहौल बनाने वाले लोगों की पहचान करना, अराजक तत्व जो गैर हिंदुओं के, जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ जो माहौल बनाते थे, उनके लिए हिंदू छात्रों और कर्मचारियों के व्यवहार की जांच करना और इसके साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और एजेंडों की जानकारी जुटाना, यह काम था। 6 लोगों की टीम जिसने जांच की है। 27 गवाही हुई है, 27 गवाही। अब यहां पर आप ऐसे समझिए कि जांच कमेटी में कौन कौन शामिल था, यह आप जान लीजिए। तो यहां पर आप देखिए, रिटायर्ड जस्टिस शिव नारायण ढींगरा, पूर्व जज दिल्ली हाई कोर्ट के, ये कमेटी के चेयरमैन थे। इसके अलावा राजीव कुमार तिवारी, ये वकील थे दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कमेटी के सेक्रेटरी थे। तीसरा जो नाम था वो था नरेंद्र कुमार, जो कि पूर्व सचिव दिल्ली सरकार में, आईएएस अधिकारी। एसएन श्रीवास्तव, ये चौथे सदस्य थे, पूर्व कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस में, ये कमेटी के मेंबर थे। 5वें सदस्य थे डॉक्टर नदीम अहमद। डॉक्टर नदीम अहमद, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किरोड़ीमल कॉलेज के, ये कमेटी के मेंबर थे। और छठा नाम है पूर्णिमा, ये अधिवक्ता है दिल्ली हाई कोर्ट में, कमेटी की मेंबर है। ये 6 सदस्यीय लोगों की टीम थी और 27 लोगों की गवाही ली गई, 27 लोगों की। और जब 27 लोगों की गवाही ली गई तो इसमें आप ये बात भी समझिए कि 7 फैकल्टी हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया की है, जेएमआई के 7 लोग फैकल्टी हैं, 6 पीएचडी होल्डर और छात्र हैं और 7 एक्स स्टूडेंट हैं जिनकी गवाही यहां पर हुई है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, ये 64 पन्नों की रिपोर्ट, पूरा देश सन्न रह जाएगा, ऐसे खुलासे यहां पर किए गए हैं। सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा था। देखिए, बिल्कुल ये 64 पन्नों की रिपोर्ट है और कॉल फॉर जस्टिस एनजीओ ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया है। इस रिपोर्ट के अंदर जो 6 सदस्य थे उन्होंने एक फैक्ट कमेटी बनाई थी, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई है बाकायदा, जिसके अंदर जो बड़े नाम है, रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा है, इसके अंदर श्री श्रीवास्तव है जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे वो हैं, इसके अलावा जो एडवोकेट दिल्ली की है मशहूर, वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी इस रिपोर्ट में, इस कमेटी में शामिल थे। इस कमेटी का मेन एजेंडा था जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो लगातार आरोप लग रहे थे धर्मांतरण के, या जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो छात्र हैं या फिर जो नॉन टीचिंग फैकल्टी और टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों की फैक्ट फाइंडिंग करना। इस रिपोर्ट ने 27 लोग जो टोटल जिनसे बातचीत की है उसमें स्टूडेंट्स को भी शामिल किया, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी शामिल किया, जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको भी शामिल किया। इसके अलावा जो टीचिंग फैकल्टी है, जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको भी शामिल किया और उनसे उनकी जो आप बीती है वो इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल की, उस रिपोर्ट को बनाया। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो हमें बताया गया वॉलंटरी था, यानी कि कोई भी जाकर इस कमेटी के सामने पेश हो सकता था और अपनी जो ग्रीवांसेस हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, जो प्रताड़नाएं हैं, उसके बारे में जाकर वहां पर बता सकता था। अब ये रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन जो आरोप लगातार लगते
आ रहे थे, उन आरोपों के मद्देनजर जो ये 26-27 लोग थे जो अपनी बात रखने के लिए इस कमेटी के पास गए थे, उन्होंने कमेटी के समक्ष अपनी सारी बातें रखी और ये जो सारे केस स्टडीज हैं वो में शामिल हुए उन लोगों की ही है जिन लोगों ने 27 लोगों ने टीचिंग और नॉन टीचिंग ने अपनी बात रखी। जो 5 बेसिक पॉइंट्स थे जिनके ऊपर इस कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया वो थी कि पहली जो कन्वर्जन की बात निकल के सामने आ रही थी, एट्रोसिटीज की बात सामने आ रही थी, इसमें कितनी सच्चाई थी, इस पॉइंट के ऊपर जो कमेटी है उसने जांच की। इसके अलावा एंटी सोशल क्या एक्टिविटीज होती है इस बात की भी जो कमेटी है उसमें जिक्र है कि उसने इस बात की जांच की। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे जो भी चीजें हैं उनमें क्या कुछ चीजें चल रही हैं, उनमें टीचर्स, नॉन टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, इसकी भी जो फैक्ट फाइंडिंग है वो कमेटी ने की है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल निकल के सामने आई है और इसमें जो बातें निकल के सामने आई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है और जो आरोप लगाए गए हैं इन 27 लोगों के द्वारा वो भी बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है कि चौंकाने वाला और पूरा देश सन्न रह गया जब ये देखा जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले इस बात को समझिए कि आखिर इस रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी इस रिपोर्ट की जरूरत, ये खुलासे कैसे शुरू हुए, आखिर कॉल फॉर जस्टिस एनजीओ को सर्वे क्यों करना पड़ा, इस सबके पीछे है तारीख 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 और इस दिन जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में वाल्मीकि समाज और दलित समाज के लोग थे। मकसद था जामिया में भेदभाव का। दरअसल रामनिवास नाम के एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी के साथ भेदभाव होता था जिसके विरोध में यह समाज जंतर मंतर पर पहुंचा था और इन्हीं रामनिवास की शिकायत पर और रामनिवास जैसे बहुत से लोग हैं उनकी शिकायत पर जस्टिस जो कि एक एनजीओ है उसने ये सर्वे किया और पाया जो कुछ भी इस रिपोर्ट में। चलिए वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जामिया को लेकर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसके मेंबर प्रोफेसर नदीम अहमद का पूरी रिपोर्ट को लेकर बयान भी सामने आया और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कमेटी मेंबर का बयान आया। नवभारत पर कमेटी के मेंबर प्रोफेसर नदीम अहमद, उनकी तरफ से कहा गया कि जामिया के मसलों को जानने पर बड़े फैसले करने वाले लोग थे। हमारे सामने जो बातें आई वो बेहद अजीब थी। ये प्रोफेसर नदीम अहमद का कहना है कि बहुत अजीब थी। जामिया में धर्मांतरण तक का लोगों ने जिक्र किया। एक बार सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। सर, ये जो कमेटी बनाई गई थी इसका मेन पर्पस क्या था शुरुआत में? देखिए, इसका पर्पस जुलाई में कमेटी बनाई गई थी और इसका मकसद ये था कि जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं मीडिया में भी वो बहुत ही हाईलाइट हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने भी बाइट देखी होगी और लोगों ने देखी है वो जामिया को लेकर, तो उसके पीछे क्या सच है, क्या ये एक एलिगेशन है या इस तरह के मामलात वहाँ हैं, या ये अगर मामलात हैं तो ये कितने हैं और ये कब से कब अब तक चल रहे हैं या इसका कोई एक निश्चित टाइम फ्रेम था या टाइम कॉल था इसका कि भाई इस एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम में या इस अथॉरिटी के टाइम पर ये सब हुआ, तो ये सब पता लगाना इसका मकसद था। सर, क्या बातें निकल के सामने आई, क्या कुछ पता चला इस कमेटी में और कौन कौन लोग इस कमेटी में शामिल थे? देखिए, इस कमेटी में तो बहुत अहम लोग थे और वो हिंदुस्तान की क्रीम कहे जा सकते हैं और उसमें सबसे छोटे स्तर का आदमी मैं ही था। वो तो बहुत सीनियर लोग हैं और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बड़े रियासतों की और शहरों की और बड़े फैसले करने वाले लोग थे। तो हम लोगों के सामने बहुत अजीब अजीब सी बातें आई। किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए इस तरह की बातें अगर आपके पास आती हैं, ख्वाह वो अफवाहें ही हों, झूठ ही हों, इल्ज़ामात ही हों, तो भी बहुत गलत है और इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर। इससे उसकी साख खराब होती है और वहाँ के लोगों की भी साख खराब होती है। देखिए, लोग बहुत छोटे होते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा होता है और वो लंबे समय तक चलता है, अपनी सेवाएं देता है और उसकी जो पहचान होती है वो इन सब छोटी मोटी चीज़ों से, ख़राब चीज़ों से, ख़राब बातों से ख़राब होती है। ये सब नहीं होना चाहिए। सर, मेन बातें इसमें क्या निकल के सामने आई? बच्चों से जब आपने बात की, कितने बच्चे थे जिनसे आपको बातचीत की, कितने और छूट गए और जो बातें निकल के आई बच्चों से वो क्या निकली? देखिए, बच्चों से तो बातें जो निकल कर आई वो तो अशोभनीय है, वो तो बहुत ख़राब बातें थी। धर्मांतरण उसमें एक मुद्दा था, रिलीजियस फ्रीडम उसको रोकने की कोशिश की गई
और बच्चों से बार बार दबाव इस तरीके का बनाया गया कि वो एकेडमिक गतिविधियों में उस तरह की शामिल ना हो जिससे ये एक्सपोज हो या ये मालूम हो कि ये पर्टिकुलर किसी दूसरे रिलीजन के लोग हैं। इससे भी ज़्यादा अहम बात ये हुई कि बच्चों के साथ तो ये उनके सहपाठी हरकतें कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़राब बात ये हुई कि सहकर्मी प्रोफेसर्स के साथ, टीचर्स के साथ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भी उनके सहकर्मी ये सब हरकतें करते थे, उनके ऊपर दबाव बनाते थे। ये भी हमारे सामने बातें आई कि उनको प्रमोशन में दिक्कत हुई और बार बार उनको डिमोरलाइज किया जाता था किसी भी चीज़ के लिए, या फिर उन्हें एक्स्ट्रा वर्कलोड दिया गया। एक हमारे पास फैकल्टी आए, उन्होंने बताया कि मुझे इतना यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का और प्रोफेसर का एक निश्चित वर्कलोड है, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर है भी तो थोड़ा बहुत, लेकिन वो बताया गया कि 2.5 गुना के आसपास दिया गया। या फिर रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट नहीं, पीएचडी या एमफिल के दिए गए उन्हें, और बार बार परेशान किया जाता था। और एक केस हमारे पास ऐसा भी आया कि एक दलित समाज से थे शख्स, तो टीचिंग फैकल्टी थे वो, तो बताया कि वो उनके बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, उन्हें ऑफिस नहीं मिल रहा था या कोई कमरा इस तरीके का नहीं मिल रहा था कि जिसमें बैठ के वो रिसर्च वर्क कर सकें। और उन्होंने उसके लिए शिकायत भी की, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो बहुत मजबूर हुए, बहुत परेशान हुआ। और उन्होंने बताया कि साल दर साल बार बार इस तरह की पेचीदगियों से, दुश्वारियों से, मुश्किलात से मुझे जूझना पड़ता था। तो ये सब बातें, तो इसमें हमारे पास 3 तरह के लोग आए, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स भी। तो सबकी परेशानी तकरीबन एक जैसी थी। फीमेल स्टाफ था, उसने ये बताया कि हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती थी हमारे सहपाठियों के ज़रिए, और जो नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ था तो उसने अपनी अलग तरह की परेशानी बताई कि हमसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, हमें इज्जत नहीं मिलती थी और हमारी किसी शिकायत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, या हमें धर्मांतरण करने के लिए भी बाध्य किया जाता था कि अगर आप धर्मांतरण कर लें तो आपको इन सब चीज़ों से बरी कर दिया जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको, इसमें आपका फ़ायदा है। जिनको अभी आप सुन रहे थे, ये प्रोफेसर नदीम अहमद कमेटी के सदस्य थे, मेंबर थे, और ये कह रहे थे कि धर्मांतरण की बात सामने आई, अशोभनीय बातें सामने आई हैं, वहां पर जबरन धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई है, ऐसा सब कुछ सामने आया है, ये खुद कह रहे थे। देखिए, जब धर्मांतरण की बात सामने आई तो हमने प्रोफेसर नदीम से जानने की कोशिश की कि वो कौन लोग थे जो धर्मांतरण कराते थे। तो इस पर जो कमेटी के सदस्य हैं प्रोफेसर नदीम अहमद, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। अच्छा सर, एक और बात जानना चाहेंगे, जो ये छात्र थे या जो प्रोफेसर्स थे जो आरोप लगा रहे थे, ये किनके ऊपर आरोप लगा रहे थे? ये कौन लोग थे जिनके ऊपर इस तरीके से प्रताड़ना का आरोप लगा रहे थे? देखिए, यहाँ अलग अलग है सबका सब्जेक्ट। कोई स्टूडेंट या स्कॉलर लगा रहा है अपने टीचर के ऊपर आरोप, कोई अपने सहपाठी के साथ लगा रहा है, कोई अपने सीनियर के ऊपर लगा रहा है, या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ। यानी वो जो एलिगेशन लगाने वाली कंडीशन थी वो पर्टिकुलर बट रही थी, वो भी इसी तरह से, इन्हीं तीन यानी अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और कॉलेज स्टूडेंट तक सारे लोगों पे आरोप लग रहे थे। हाँ, आरोप लग रहा था। स्टूडेंट के ऊपर भी लगा रहा था, टीचर पर भी लगा रहा था, नॉन टीचिंग वाले पर भी लगा रहा था। यानी वो शिकायत लेकर नॉन टीचिंग के पास जा रहा था तो वो उल्टा उसे ही डांट रहा था और कह रहा था यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें भी आई। और टीचर था, टीचर दबाव बना रहा था उनके ऊपर कि आप ऐसा किया कीजिए, ऐसा ना किया कीजिए। और सबसे ज़्यादा टाइम तो स्टूडेंट के साथ रहता है। यानी टीचर तो 1 घंटे के साथ एक क्लास में रहेगा या 2 घंटे लेकिन जो क्लास में बैठ के पढ़ना या बाहर जाना, तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम स्टूडेंट के ज़रिए जो लगाया गया है वो उनके सहपाठियों के ऊपर या सीनियर्स के ऊपर लगाया गया। और या ऐसा भी बताया गया कि बाहर के कुछ लोग थे जो कि आउटसाइडर थे, यानी वो वहीं के ओल्ड स्टूडेंट थे, वो आते थे और आने के बाद वो अपना एक पूरा वहाँ पर नेटवर्क चलाते थे और उनका बड़ा दखल रहता था उन सब चीज़ों को लेकर। अच्छा सर, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, जब कन्वर्जन की बात आती है, धर्मांतरण की बात आती है, तो धर्मांतरण के लिए क्या लोग आए थे आपके पास, कैसे स्टूडेंट आए थे, क्या बताया उन्होंने, कैसे प्रेशराइज किया जाता था और कौन प्रेशराइज करता था? देखिए, उसमें भी कंडीशन ये थी कि जिसका भी जहाँ जैसा बस चल
रहा था वो कर रहा था। लेकिन यहाँ ये बड़ी अच्छी बात रही कि धर्मांतरण के लिए कोई टीचर मजबूर नहीं कर रहा था। इसमें सहकर्मी को कर रहा था, या अगर कोई स्टूडेंट है मान लीजिए नॉन मुस्लिम है तो उसको उसके सीनियर या उसके सहपाठी कर रहे थे। यहाँ टीचर नहीं कर रहा था, टीचर तो दूसरे तरीके से काम कर रहा था। वो प्रेशर में लेता था, क्लास में नहीं बैठने दूंगा वगैरह वगैरह, नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन धर्मांतरण के लिए टीचर ये काम नीचे के लोग कर रहे थे, या वो गुड कर रहा था जो स्टूडेंट्स ने बताया कि बाहर से वो लोग आते थे, किसी एक दिन यानी पर्टिकुलर एक डे बना रखा था उन्होंने, उसमें वो लोग आते थे। तो इस तरह के मामला हमने। ये स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात भी आई थी क्या कि उन्होंने कंप्लेन किया यूनिवर्सिटी प्रशासन को, और प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा भी कोई बात निकल के सामने? देखिए, या तो एक्शन नहीं लिया गया, बात सही है, या फिर एक्शन लेने में बड़ी देरी हुई, या जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो ये सारी बातें भी हमने देखी और उसे महसूस भी किया, और उसके तो बाकायदा एविडेंस भी दिए गए। यानी टीचर्स, ज्यादातर टीचर्स का हमने देखा इस तरह का मामला कि टीचर्स ने मान लीजिए किसी अपनी पर्सनल शिकायत को लेकर के मेरे साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने शिकायत की तो उस शिकायत पर कोई अमल ही नहीं हुआ और देर लगी, या फिर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उसे काम चलाओ सिस्टम कर दिया गया। देखिए, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक मैं समझता हूँ मामला, जामिया को जितना मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ एक बड़ा एकेडमिक इंस्टीट्यूट है और एक इंडिया का बहुत रेपुटेशन वाला इंस्टीट्यूशन है जिसकी इंटरनेशनली खास तौर पर गल्फ के अंदर बड़ी साख है। वहाँ इस तरह के मामला अगर हो रहे हैं तो ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसे करने वाले लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। जो भी सज़ा का प्रावधान है या जिस भी तरीके से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर होनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिल वक्त मैं ऐसा खुद अपना ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि जो नए वाइस चांसलर आए हैं ये बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये इनके पास अगर इस तरीके की शिकायत जाएगी तो मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि वाइस चांसलर साहब इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, ये बात समझिए, बहुत गौर से समझिएगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्यों बनी? क्योंकि गैर मुस्लिमों की संख्या घट रही थी, छात्र भी थे, स्टाफ भी थे, और यहां पर मेंबर खुद प्रोफेसर नदीम अहमद क्या कह रहे थे कि हां, धर्मांतरण का प्रेशर डाला गया, धर्मांतरण के लिए कहा गया, और यहां पर ऐसा हो रहा था जामिया में, ये खुद इनकी तरफ से पाया गया है। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जामिया के वीसी के ओएसडी का न भारत पर बयान आया, वाइस चांसलर के ओएसडी का न भारत पर बयान आया, और उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट पर डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा है कि पहले जो हुआ वो आज होगा तो कार्रवाई होगी। आप समझिए क्या कह रहे हैं कि पहले जो हुआ वो अब आज होगा तो कार्रवाई होगी। ऐसी घटनाओं को लेकर हम सख्त हैं, हमें रिग्रेट है कि पहले ऐसी घटनाएं हुई, यानी इस बात को मान रहे हैं वाइस चांसलर को ओएसडी। वो कह रहे हैं कि हमें रिग्रेट है कि पहले ऐसी घटनाएं हुई। इस तरह की घटनाएं 8-9 साल के बीच हुई हैं और ये आज सबके सामने है। सुनिए जरा। सर, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है, आप ओएसडी हैं वीसी के, और ये पूरी घटना जिस तरह से बताई जा रही है कि लगातार यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी ऐसा प्लेस है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती है। ये कोई जामिया स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये होती है ऐसी घटनाएं, और जो भी घटनाओं का रिपोर्ट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि एक फैक्ट है कि अभी जो प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब ने ज्वाइन किया है जामिया को, अभी रिसेंटली किया है 10-15 डेज अगो। ये सारी जो इंसिडेंट जो उसमें मेंशन की गई है, प्रोबेबली वो पिछले रिजीम में है, ये पिछले कई 8-9 सालों का है ना। तो इसको हम लोग के पास ये हमारी परव्यू में तो है नहीं कि कैसी घटनाएं हुई थी, बट हाँ कि ये ऐसी घटनाएं किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होती है तो थोड़ी सी रिग्रेट होती है, और हम लोग के पास ऐसा रिग्रेट है कि ऐसी घटनाएं का होना किसी यूनिवर्सिटी स्पेस में बिल्कुल ही परमिशनल एडमिसिबल नहीं हो सकता। सर, इसमें बताया गया है कि किस तरह से सर जामिया में धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है कि छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है, और इसके साथ ही भेदभाव किया जा रहा है कि अगर आप गैर मुसलमान हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हैं। इसके साथ ही अगर आप हिंदू हैं तो क्या मुसलमान में आप कन्वर्ट
हुई है, इस तरह का दबाव अगर है तो सर आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इस रिपोर्ट में जितने लोगों की गवाही ली गई है उसमें या तो वो जामिया के स्टूडेंट्स हैं या वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय हैं या कुछ जो पूर्व में छात्र रह चुके हैं। और ऐसा नहीं, अभी कुछ रोज पहले भी इस तरह के आरोप लगाने वाली एक छात्र ने FIR भी दर्ज कराया है। देखिए, ये रिपोर्ट में आप देखेंगे किसी का नाम जाहिर नहीं है, ठीक है, तो इसको इंडिपेंडेंटली जामिया के पास कोई ऐसे एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे कि ये अभी एज ऑफ नाउ हम लोग इस कोई कंक्लूजन में पहुंचे कि ऐसा कुछ होता आया है या हो रहा है। लेकिन ये कमिटमेंट है इस एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये बिल्कुल इम्पार्शियल हो कि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो विल बी वेरी सीरियस ऑन इट। और अगर कोई अभी एज ऑफ नाउ कोई पुराना कोई भी इंसिडेंट को भी एविडेंस के साथ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग को बताएगा तो डेफिनेटली वट एवर एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस एंड स्टैट्यूट्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंगली विल परस्यू द केस। और ऐसी कोई भी घटना ना हो इसके लिए बिल्कुल श्योरिटी की कमिटमेंट है इस एडमिनिस्ट्रेशन का। और आपको ये मैं बता दूं साथ साथ में जिस दिन से प्रोफेसर मुझे आसिफ वाइस चांसलर के चार्ज को अज्यूम किए हैं, द वेरी फर्स्ट मीटिंग ही हैड विद द सैनिटरी वर्कर्स एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज। जामिया में ये कभी पहले नहीं हुआ है कि ग्रुप डी के एम्प्लॉयज को जामिया के वाइस चांसलर ऑफिस में बुला के उनके साथ चाय नाश्ता और उनकी बात को समझा और सुना गया। तो ये पॉजिटिव चेंज है और ये पॉजिटिव चेंज ये नहीं है कि बिगिनिंग में, ये कंटिन्यू रहने वाली है। इनका वाइस चांसलर का कमिटमेंट है, इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कमिटमेंट है कि हम लोग के पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का, चाहे वो जेंडर के नाम पे हो, चाहे वो कास्ट के नाम पे हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो रीजन के नाम पे हो। हम लोग इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और जो भी ऐसी घटनाएं आती है हम लोग उनके तह तक जाएंगे और डेफिनेटली विल लुक इनटू इट। सर लेकिन इस रिपोर्ट को अगर बात करें तो इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए फिलहाल आपको पता होगा कि जैसे गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, इसके साथ ही दिल्ली के LG को ये रिपोर्ट दी गई है, शिक्षा मंत्रालय में भी ये रिपोर्ट सौंपी गई है। तो आगे अगर आपके पास इसके लिए आता है पूछताछ के लिए, अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इसके अलावा अगर कुछ छात्र आगे बढ़ते और इस तरह का आरोप लगाते हैं तो फिर आप ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में क्या आप लोग का क्या रुख होगा? डेफिनेटली विल बी वेरी ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरीज, एनी काइंड ऑफ इनिशिएशन। ये तो कमिटमेंट है ना, मैं तो आपको रीइटरेट कर रहा हूँ। Current Jamia administration is very much committed to address any such issues. If at all any inquiry is made by the ministry, whether Home Ministry or Ministry of Education, will be responding it in very affirmative manner. And if any evidence and documentations are provided to us, we'll definitely inquire into it and we'll try to make it, show that justice is delivered. क्या अगर बात करें सर, जब से आप यहाँ पर आए हैं यूनिवर्सिटी में, आपको लगता है कि पहले पास्ट में इस तरह की घटनाएं हुई थी जो आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए लेकर आप लोग काम करेंगे? देखिए, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपने जो पूछा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस ओहदे में हूँ, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, है ना। तो मेरे लिए थोड़ा सा इश्यू है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप ना पूछे, आप ऑब्जेक्टिवली बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन की जो बातें हैं और जो इनका पॉजिटिव आउटलुक रहा है पूरे घटनाक्रम में, वो बहुत ही अफर्मेटिव है और जामिया के लिए आई थिंक इट वुड क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट, तो जो भी घटनाएं हुई, अगर मैं पहले भी आपको रिपीट कर देता हूं कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो पास्ट रिजीम में हुई हैं और पास्ट रिजीम और करंट रिजीम में बहुत डिफरेंस है ना। We have outreach program, we are reaching out to the people, we have initiated from the very word go, जैसे ही हम लोग ने अज्यूम किया ऑफिस, उसी दिन से ये आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। तो सर आपका कहना है कि अभी अगर आज के समय में और भविष्य में अगर इस तरह की शिकायत लेके यूनिवर्सिटी के कोई कर्मचारी या कोई छात्र पहुंचते हैं तो आप इसको लेकर कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो? इसकी सिक्योरिटी पूरे कन्विक्शन के साथ वाइस चांसलर साहब का बिल्कुल स्टर्न मैसेज है कि इस तरह की कोई भी घटना होती है, वी आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस इश्यूज। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए टाइम्स ऑफ भारत से बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जामिया VC OSD थे और हमसे उन्होंने बताया कि किस तरह से इस रिपोर्ट को लेकर वो
जो है आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, इसको लेकर वो काम करेंगे। और अगर कोई छात्र या यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उनके पास शिकायत लेकर पहुंचता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, यहां समझने वाली बात क्या थी, एक बार फिर से जरा दिमाग लगा के सोचिए। अभी जिनसे बात हो रही थी वीसी के ओएसडी थे डॉक्टर सत्यप्रकाश, और वो कह रहे थे कि हाँ ये हुआ, लेकिन ये 8-9 साल यानी पिछले पास्ट में हुआ, ये पिछले कुछ सालों में हुआ है ये सब। प्रोफेसर नदीम अहमद कमेटी के मेंबर वो भी कह रहे हैं कि अशोभनीय बातें सामने आई हैं। महिलाओं ने जो आरोप वहां पर लगाए हैं, किसी को काफिर कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, किसी को ताने मारे गए, किसी को बदतमीजी के साथ पेश किया गया, प्रमोशन रोक दिए गए, बैठने की जगह नहीं दी गई, धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, नमाज के चलने के लिए कहा गया। ये सब हुआ पिछले कुछ सालों में, 8-9 सालों से होता आया है, और ये बात खुलकर कही गई है। लेकिन यह भी कहा गया है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब एक नई शुरुआत है। लेकिन इतने सालों से होता आ रहा था ना। हमारे सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अभिषेक, डॉक्टर सत्यप्रकाश, उनकी तरफ से यह बात मानी गई, आपने खुद प्रोफेसर नदीम अहमद से बात करी, उनकी तरफ से भी यह बात मानी गई कि पिछले कुछ सालों में यह सब होता आया है, और होता आया है पिछले कुछ सालों में ये सब। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन न जाने कितने लोग होंगे जो 8-9 सालों में जो पीड़ित बने होंगे, उनका क्या? देखिए, बिल्कुल जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बयान आया है वो काफी ज्यादा जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि उन्होंने कहा है कि अब आगे से ऐसा कोई काम नहीं होगा, और इसके ऊपर जो छात्रों से संवाद करने का जो कार्यक्रम है, जो ओपन टू स्टूडेंट्स वाला कार्यक्रम है जामिया का, उसको खोला गया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ग्रीवांसेस, अपनी प्रॉब्लम्स को जाकर अपने जो प्रोफेसर्स हैं, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है, उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो केस स्टडीज आए हैं, जो 27 विक्टिम्स के जो टेस्टिमनी रिकॉर्डेड हैं, और जो प्रोफेसर नदीम जो कि इस कमेटी के मेंबर हैं जो बात कह रहे हैं, उनका क्या? एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिनके साथ अगर एक तरीके से अगर हम समझे कि आपबीती अगर हुई है और जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, इनमें अगर 5% भी सच्चाई है तो आखिर उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी? ये बहुत जरूरी है, और ये सवाल पूछा जाएगा कि 8-9 सालों में जिसके खिलाफ जुल्म हुआ, जिस पर जुल्म ढाया गया, उसको इंसाफ कब मिलेगा? अभिषेक, और एक और बड़ी खबर बताते हैं। देखिए, अभी तक 3 गवाही आपको बताई, अब जामिया पर एक और गवाही सामने आई है, वो हम आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटी के एक पूर्व छात्र ने गवाही दी, और क्या गवाही दी है? यूनिवर्सिटी के एक पूर्व छात्र ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, होली दिवाली मनाने पर पीटा जाता था। सोचिए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता था, होली दिवाली मनाने पर पीटा जाता था। तो 2015 में जामिया के छात्र रहे एक शख्स ने क्या बताया, वो समझिए आप, जानना बहुत जरूरी है। ये 10वीं गवाही आपको बता रहे हैं, छात्र 2015 में जो था जामिया का, कि यूनिवर्सिटी में हमारे साथ कई अत्याचार हुए, कई सारे अत्याचार हुए। मोदी की तारीफ पर मुझे टारगेट किया गया, हमें नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता था, जबकि ये गैर मुस्लिम था, इसको नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता था। कई छात्रों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया, मतलब धर्मांतरण हुआ। मेरे एक जूनियर को मुसलमान बना दिया गया। ये इस शख्स ने गवाही दी है लिखित में कि मेरी एक जूनियर को मुसलमान बनाया गया। हम लोग होली पर दिवाली नहीं मना सकते थे, आजादी थी नहीं, हमें धार्मिक आजादी नहीं थी जामिया में। यह भी उसने कहा कि होली दिवाली मनाने पर मुस्लिम पीटते थे, मारते थे उन्हें। हिंदू देवी देवताओं का अपमान तो आम बात थी, यहां पर आम बात, कोई भी अपमान करता था। एक लड़की का जबरन यौन शोषण किया गया, यह तक बात सामने आई है, और उस लड़की पर मुसलमान बनने का दबाव था। यह गवाही दी गई है, यह लिखा गया है, बताया गया है। और खुद यहां पर देखिए, जो वीसी है ओएसडी, वो खुद मान रहे हैं कि यह जो हुआ ये 8-9 सालों में पहले हुआ है। और फिर से आपको बता दें कि कॉल फॉर जस्टिस एनजीओ की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है, और यह रिपोर्ट अब सभी के पास पहुंची है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक यह रिपोर्ट पहुंची है।
जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जामिया की चौंकाने वाली रिपोर्ट पर बीजेपी का हमला। जामिया की चौंकाने वाली रिपोर्ट पर बीजेपी का हमला हुआ। जामिया में इस्लामिक कट्टर संस्थाएं काम कर रही हैं। रिपोर्ट पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बयान आया और प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि यह इस देश के संविधान के खिलाफ है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह से जस्टिस एस.एन. ढींगरा समिति ने यह पाया कि जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाता है, वहाँ गैर मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, यह सिद्ध होता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरह से इस्लामिक कट्टर संस्थाएं काम कर रही हैं वह अत्यंत घातक है, इस देश के संविधान के खिलाफ है और इस देश के संविधान की आत्मा को कुचलने वाला है। ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यह संविधान के खिलाफ है, इस देश के संविधान के खिलाफ है और यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। एक एनजीओ जिसका नाम कॉल फॉर जस्टिस, उसकी रिपोर्ट 64 पन्नों की और उसके बाद सनसनी मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जवाब पूछे जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी हमला बोला और कहा जामिया में गैर मुस्लिमों से भेदभाव हुआ। ऐसे संस्थान धीरे धीरे मदरसा बनते जा रहे हैं। गैर मुसलमानों के साथ ये व्यवहार गलत है और एडमिशन पर अब सभी को आरक्षण मिले, ये मांग उठाई गई अब अमित मालवीय की तरफ। ये देखिए, ये ट्वीट किया गया, ये पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर। दिस इज शॉकिंग। टैक्स पेयर्स की बात की गई है और उन्होंने कहा टैक्स पेयर्स के पैसे से फंडिंग हो रही है इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, जहां पर भेदभाव किया जाता है गैर मुस्लिमों के साथ में, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और उन्होंने कहा यह वक्त आ गया है कि समान तौर पर सभी को एडमिशन में आरक्षण मिले। मौजूदा हालात में तो देखिए, बयान लगातार सामने आ रहे हैं क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। नव भारत ने आपको बताया। अब इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी हमला बोला है और उन्होंने कहा है राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर राहुल गांधी से जवाब मांगा जाए। जामिया में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ है। प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ता। सेक्युलरिस्ट नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो ये सोचते हैं कि भारत के रिसोर्सेज में पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो शांत है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऑन जामिया मिलिया इस्लामिया के फाइंडिंग्स के बाद में। जवाब उनको देना चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं परंतु इस बात पे चुप क्यों है जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये पाती है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है, रेडिकल एलिमेंट्स वहां पे स्टूडेंट्स को प्रेशर करते हैं, दलित स्टूडेंट्स को प्रेशर करते हैं और वहां नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या घटी है। वहां पे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है। ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी जब भी रेडिकल एलिमेंट्स और देश के संविधान के बीच में चुनने की बात आती है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ रेडिकल एलिमेंट्स को चुनती है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया, कुछ गवाही आपको बताई कि कैसे वहां पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था, कैसे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, प्रमोशन रोका जाता था, झूठे रेप केस में फंसाया जाता था, परिवार का धर्मांतरण कराया जाता था। लेकिन